वेलकम टू ज़ौक़ यकीन। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज़ौक़ यकीन में। आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट, उसकी जो वाइबा होने हैं, इंटरव्यू होने हैं, उससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जो कंसर्न है फॉर्मेट, उसके बारे में बात करना है। दूसरा, रिज़ल्ट कब आएगा जिन लोगों का भी नहीं आया है। तीसरा ये है कि कुछ ख़ास टॉपिक्स या ख़ास चीज़ें मैं टिप्स दूँगा आपको किस तरीके से आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल को, सिनॉप्सिस को लिखना है। और चौथा ये है कि जो आपका कल इंटरव्यू है, मतलब जो जेआरएफ कैटेगरी के थ्रू आते हैं, उनके बारे में भी कुछ खास टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो, गौर से सुनो। सबसे पहले इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है बेसिकली सिनॉप्सिस यानी रिसर्च प्रपोज़ल को अपलोड करने का, जिनका कल इंटरव्यू है जेआरएफ कैटेगरी के थ्रू, वो कम्प्लीटली रॉन्ग है वो फॉर्मेट। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही परेशान किया था, हम लोगों ने बार बार इनको मेल किया, फिर उन्होंने चेंज नहीं किया। बट आखिरी मोमेंट में इन्होंने जाके 2 से 3 दिन पहले इन्होंने चेंज कर दिया था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से, मतलब पीडीएफ की शक्ल में उसको हमने अपलोड कर दिया था। तो बहुत मुमकिन है कि आप लोगों ने अगर मेल पहले से किया हो, जिन लोगों ने किया वो कर दें। ज़्यादा मेल जाती है तो कंसर्न बनता है, और ज़रूर उसको सही करेंगे, इसलिए कि ये ना, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। इसलिए कि जीपीजी में आदमी 6 सफ़े का कैसे करेगा, उसमें तो समझ से बिल्कुल मतलब परे है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोग मेल कीजिए, दबाव बनाइए एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो लोग कुछ ऐसा मतलब बोलते हैं सब कॉन्फिडेंशियल है, एडमिन जाने इधर उधर की बातें करते हैं। वो मेल ही सबसे अच्छा ऑफिशियल तरीका होता है दबाव बनाने का। ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, उनके पास मेल जाएगी तो उसको वो चेंज करेंगे, ठीक है। और आप उसको रिफ्रेश करते रहिए, हो सकता है शाम तक, या हो सकता है वो चेंज कर दिए हों, तो पता चल जाएगा आपको। पीडीएफ वाला पोर्शन भी आ जाएगा, तो आप पीडीएफ में अपने सिनॉप्सिस को वहाँ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये कि रिज़ल्ट कब आएगा। देखें, रिज़ल्ट तो बहुत मुमकिन है, बताता हूँ, 1 मिनट पहले तो ये है ना कि देखो, आपने दे दिया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, रिज़ल्ट आ जाएगा। और ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब कि जल्दी दे दें। तो चूँकि आपको पता है कि एनटीए वालों ने बोला ना, जितना नहीं कर सकता उससे ज़्यादा ले रहा है, सबका उठा के, मतलब मैं इसका करवा दूँ, लाओ तुम्हारा एग्ज़ाम करवा दूँ। भाई, जब नहीं हो पा रहा है क्यों ऐसा परेशान कर रहे हो बच्चों को यार। खैर, रिज़ल्ट आ जाएगा। एक हमारे जानने वाले हैं, काफ़ी बाज़ौक़ आदमी हैं, बहुत अच्छी सलाहियत है, और उन्होंने यहाँ के एग्ज़ाम दे रखा है। बार बार बहुत परेशान होते हैं, पूछते रहते हैं रिज़ल्ट कब आ रहा है, रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो मैं यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि जितने भी लोगों ने यहाँ अप्लाई किया है उनका हो जाए, जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने सीरियस थे या काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो सारी चीज़ें आपकी मतलब मेहनत रंग लाए और यहाँ आके आपका एडमिशन हो, यहाँ आप पढ़ें। तो उन्होंने बार बार मुझसे पूछा रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो मैंने उनसे बताया कि थोड़ा वेट कीजिए, आ जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट से कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब कोई लिंक आए तो लगता है कि जेनू का रिज़ल्ट हो तो उन्होंने ये बात कही। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर आगे कहा कि कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया होगा, या हवाओं ने मेरा दरवाज़ा हिलाया होगा। कहते हैं इस शेर को पढ़ के थोड़ा मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ तो वाकई है, हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का, और हर कोई इंतज़ार कर रहा है। तो आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है। बट रिज़ल्ट आ जाएगा। अंदर की बात ये है कि आज आ जाएगा, मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ सूत्रों से पता चला है कि आज आ जाएगा रिज़ल्ट। मुमकिन है, देखो, 1 आध दिन में, आज नहीं तो कल परसों में तक आ जाएगा डेफिनेटली, उसके लिए परेशान मत हो। दूसरा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप जो अपना रिसर्च प्रपोज़ल बना रहे हैं पीएचडी सिनॉप्सिस, उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मतलब बोले तो कैसे टॉपिक चुनना है। देखें, सिंपल है। देखो, मैं तो हूँ अरबिक सब्जेक्ट से, मैं अपने सब्जेक्ट का आपको मैं लिस्ट भेज दूँगा कि हमारे सेंटर में इन टॉपिक्स पे पीएचडी हो चुकी है। उससे आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा और ये कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ से चलो इस पर काम नहीं हुआ है, कहीं और हुआ होगा तो वो अलग बात है। अगर आप दूसरे सेंटर से हैं तो आप मुझे मैसेज करना, मैं मैनेज करूँगा किसी तरीके से आपको भेजने की। मुझे व्हाट्सएप करना, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको लगे कमेंट कर देना। मैं आप तक वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि आप जिस सेंटर में आना चाहते हैं उस सेंटर में किन किन टॉपिक्स पर पीएचडी हो चुकी है। लिस्ट देखने से ये समझ में आएगा कि देखो, मौज़ूआत यानी टॉपिक्स सिलेक्ट कैसे होते हैं, किन पर पीएचडी हो चुकी है, जो हम टॉपिक ले रहे हैं क्या उससे वो मैच कर रहा है, ऐसा उस पर कुछ काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो, सबसे पहले उसका जो तरीका, आप देखो परेशान मत हो। एक तो आपका होगा 5 से 6 सफ़ा लिखना रहता है, उसमें से 2-3 चीज़ें तो पहले तो आपका जो होगा मराजी मसादिर, जिसको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। बेसिकली इसमें तो आम चीज़ से सारी चीज़ें मतलब आ ही जाएंगी, जो रेफरेंस हम भी इसकी बोल सकते हैं। बिब्लियोग्राफी क्या बोलेंगे उसको, रेफरेंस ही बोल सकते हैं, रेफरेंस। जो हम रेफरेंस देते हैं आखिरी में 1 सफ़े का, 1.5 सफ़े का, जिसको हम अरबी में मराजी मसादिर बोलते हैं,
तो वो आलमोस्ट एक सफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। एक सफ़ा आपका चैप्टराइजेशन आ जाएगा, जिसको हम बाब बांधेंगे कि फ़सलुल अव्वल में बाबुल अव्वल बाबुल सानी, ऐसे करके फिर बाबुल सानी में फ़सलुल अव्वल एक बाब, फिर बाब में कई फसल, फिर दूसरा बाब उसमें कई फसल। तो ऐसे 3-4 फसल जब हम बांधेंगे तो एक सफ़ा ये हो जाएगा। फिर 3 सफ़ा बचेगा आपको लिखने के लिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको जो तारुफ़ लिखना होता है, मतलब जो पहला आपका वो होगा पैराग्राफ, उसके बारे में आप एक निचोड़ लिखोगे कि ये ऐसा टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़े, हमको ऐसा लगा तो इस वजह से हमने इसको चुना है। मतलब जो भी उसको एक मतलब इस तरीके से बताने की कोशिश करोगे, ये बहुत अहम है। फिर उसके बाद आप बताओगे उसके बारे में एक ओवरऑल है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर आप अपना असबाब इख्तियार मौजू कि मैंने ये मौजू क्यों चुना है, फिर रिसर्च मेथडोलॉजी आप इसमें क्या अपनाओगे इस रिसर्च को करने के लिए। तो ये सब एक मोटी मोटी बात हो गई। देखो चुनना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल है, जैसे मान लिया एक राइटर है मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती, एक उस पर एक नाहिये पर काम हुआ है, आप उसी नाहिये को पढ़ो अच्छे से और फिर गौर करो इस पर कोई दूसरा नाहिया हो सकता है क्या। अब जैसे मान लिया एक मोटा सा टॉपिक लेते हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती व इस्हामातुहु फ़िल अदबिल अरबी, तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक, बोले तो कई PhDयाँ इस पे हो जाएंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो कि मुस्तफ़ा लुत्फ़ी मनफलूती व इस्हामातुहु फ़िल अदबिल अरबी बिइशारतिन इला किताब माजदुली या बिइशारतिन इला किताब अल अबरात, ख़ास हुआ। ऐसे ही आप इसको इधर से उधर, उधर से इधर हल्का हल्का चेंज करके बना सकते हैं। ठीक, एक हो गया, चलो मान लिया कि ये मनफलूती की बात हो गई। दूसरा हो गया कि दिरासा तहलीलिया ले रिवाया, ठीक है, ज़ैनब हो चुका है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ज़ैनब एक नावल है, इसके अलावा भी कोई दूसरी नावल है हमारे अरबिक में जो उसके थोड़ा सा मतलब मिलती जुलती है। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब शेयर नहीं किया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपसे कि देखो कंपेरेटिव स्टडी अगर आपको करना है, थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, लेकिन आपका रिसर्च बहुत अच्छा होता है आउटपुट उसका। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 2 लैंग्वेज आप जानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए और उसमें बहुत अच्छा आप कर पाओगे। अगर इंग्लिश जानते हैं या उर्दू जानते हैं तो 2 नावल को लीजिए, 2 लैंग्वेज की, एक उर्दू की एक इंग्लिश की, या एक उर्दू की एक अरबी की, जिससे आप जिस सब्जेक्ट से आप हैं, और दोनों का कंपेरेटिव स्टडी कीजिए। जैसे अल अदब सीरा ज़ातिया पर हो चुका है, एक किफलू के भाई साहब हैं उन्होंने किया है। तो उन्होंने किया था ताहा हुसैन की जो अलैयाम है और हयाती की अहमद अमीन की जो हयाती किताब है, अहमद अमीन की हयाती, ताहा हुसैन की अलैयाम, दोनों का कंपेरेटिव स्टडी किया था। तो ऐसे आप भी कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ताहा हुसैन की अलैयाम है। इसी तरीके से देखिए कोई और ऐसी किताब इंग्लिश में है, जैसे कि तिफ़्ल मिनल क़रिया सैयद कुतुब शहीद की है, महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, इसको एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। या ऐसे ही आप देखें, थोड़ा सा जहन में अपने लगाएँ। फिर एक टॉपिक क्या बनेगा, जैसे मान लिया कि हमारे किसी भी राइटर का ले लो, मान लिया कि खलील मुतरान, ठीक है, तो अलक़दाया अल-इज्तिमाइया फ़ी शेर खलील मुतरान, मतलब क्या सोशल इशू रहे हैं उसके शायरी में, एक टॉपिक बन गया। दूसरा ये हम उसमें ये ले लेंगे कि क़दाया अल-मरअा या क़दाया मतलब जो भी इंसानिया फ़ी रिवायात जोजी ज़ैदान या क़दाया अल-इंसानिया फ़ी क़सस जिब्रान खलील जिब्रान। तो मतलब एक से इधर से उधर, देखो ऐसा होता है, सिंपल सी बात है ना, ऐसी ही रिसर्च लिखा जाता है। हम लोगों को भी पहले लगता है कैसे लिखेंगे इतना ज़्यादा, नहीं, सिंपल सी बात है यार। पहले हम जिब्रान, पहले ओवरऑल लिखेंगे थोड़ी सी अरबी के बारे में, फिर हम जिस महजर से, मान लिया हम जिब्रान के बारे में लिख रहे हैं तो जिब्रान के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर थोड़ा महजर के बारे में लिखेंगे, फिर उसकी थोड़ा मुख्तसर और सब किताबों के बारे में लिखेंगे, फिर आखिर में जाके थोड़ा सा जो अहम टॉपिक होता है उस पर लिखते हैं। सारा थेसिस उसी पर नहीं हुआ करता, ये हर किसी को पता है और हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इतना घबराने की बात नहीं, आप टॉपिक को इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुकाराना कर सकते हैं, तहलीलिया कर सकते हैं, नक़दिया थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी आप कर सकते हैं चाहें तो आप मतलब टॉपिक को बदलने की कोशिश करें। कोई भी, जैसे मान लिया कि तौफ़ीक़ुल हकीम ले लेते हैं, ठीक है, इसकी एक नावल है यौमियात नाइबुन फ़िल रियाब, बहुत अच्छी नावल है, तो आप इस पर दिरासा तहलीलिया कर सकते हैं, या इस नावल को किसी दूसरे नावल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो तौफ़ीक़ुल हकीम है उन्होंने मतलब ड्रामा लिखा है और उनका ड्रामा जो मसरह ज़हनी था, तो मारून नक्काश है, दोनों के दरमियान क्या तवाज़ुन है या क्या फ़र्क है उनका, उन्होंने सबसे पहले लिखा था, बाद में इन्होंने मतलब फ़नी तौर पर और आगे ले गए। तो क्या दोनों में फ़र्क रहेगा, क्या दोनों में आप कुछ मुकाराना दिखा सकते हैं, कुछ आउटपुट दिखा सकते हैं, या और भी ऐसी कोई चीज़ ले लीजिए आप, किसी भी जिस ज़ुबान में आप इंटरेस्टेड हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें अगर वहाँ का कोई राइटर आपको समझ में आता है, कुछ काम किया है, तो देखो अरबी में कोई ऐसा मिलता जुलता है तो वहाँ कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी उसमें दिरासा तहलीलिया, हाँ दिरासा जिसको कह सकते हैं कि नक़दिया, उसमें मतलब घटाते रहें, बढ़ाते रहें, एक हिस्से से दूसरा हिस्सा मिलाते रहें, और जब 2-4 खुत्ता आप देखेंगे तो हो जाएगा। जो अरबी के लिए कंफर्टेबल है, मतलब उनके लिए अरबी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो उनके लिए एक दिन की बात है, खुत्ता बन जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, छोड़ दो ये सब,
बाद में मुझसे बात कर लेना है। आप जितने लोग मुझसे मतलब कॉन्टैक्ट करते हैं मैं बहुत अच्छे से उनको समझा देता हूँ। तो यूट्यूब वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको टिप्स बताता हूँ। तो देखो, जिन लोगों का कल इंटरव्यू होना है उनसे मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मेरी इन बातों को गौर से सुनो। इस अलिल मुजर्रब वला तसअलिल हकीम, ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने तैयारी की हुई थी, लेकिन हम लोगों ने तैयारी सिर्फ खुत्ते की और खुत्ते को क्या करना था उसके बारे में तैयारी हमने नहीं की। इन द सेंस कि जब हम वहाँ गए और उन्होंने जब कुछ सवाल ऐसे पुटअप किए तो मतलब हम लोग थोड़ा सा होता है डिसबैलेंस हो गए, क्योंकि एक तैयारी प्री प्लान्ड होना और एक ऑन द स्पॉट होना, तो कहीं ना कहीं एक वो आ जाता है थोड़ा सा। बट फिर हम लोगों ने अपने आप को संभाल लिया कि चलो ठीक है, तब तक उसको हम तैयार कर लिए, दूसरे का नंबर आते आते। तो इसमें क्या करना है, 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक, आपने खुत्ता पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, नहीं पढ़ा खुत्ते को कई बार पढ़ो, ठीक, और खुत्ते से खुद देखो किस किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद फिर आपने खुत्ता जो लिखा है उसके बारे में भी जो आपने नॉलेज इकट्ठा कर सके होंगे उसने भी आपने कर लिया होगा, यहाँ वहाँ 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 यहाँ से पढ़ लिया होगा। लेकिन एक चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपसे सवाल होगा पहले ही जब आप सिनॉप्सिस में लेकर जाओगे सामने, तो पूछेंगे कि अरिफ नफ्सक, आप अपने बारे में बताओ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देन आपसे पूछेंगे वो कद्दिम खुत्ता तक, अपना खुत्ता पेश करो, ठीक है, या अपना खुत्ता रखो। अब वहाँ पर आप क्या करेंगे, मतलब जैसे ये होता है ना कि आपने बहुत पढ़ा था लेकिन आपने अच्छे से अगर नहीं अपने जहन में किया होगा तो वहाँ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाओगे आप कि यार मुझे तो पूरा खुत्ता अपना आता नहीं, मैं कैसे रखूँ। ठीक है, तो कद्दिम खुत्ता था कि आपको अपना खुत्ता पेश करना है, मतलब आपको अपनी सिनॉप्सिस के बारे में थोड़ा सा रिव्यू देना है, यहाँ पर अपने आप को बताना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे जाके किसी चीज़ को मतलब वो करना, इसको हम बोलते हैं रिव्यू बोलना, या जिसको हम बुक रिव्यू बोलते हैं। तो आपको खुत्ता अपना रिव्यू करना होगा, इन द सेंस कि आपको बताना होगा ऐसे कि मेरे खुत्ते में है क्या। अब क्या इस पे पॉइंट की बात है पता है, आपने खुत्ते में जो लिखा होगा वही बोलना मत, वरना बोलेंगे रट्टा मार के आ गया है, समझ रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। कुछ पॉइंट्स अलग से उसमें ऐड करना, कुछ अपने तरफ से बोलने की कोशिश करना, इस तरीके से कि उनको लगे कि हाँ ये बंदा समझ रहा है और ये कॉपी पेस्ट नहीं मार रहा है अपने ही खुत्ते से, मतलब अपना ही खुत्ता याद करके चला आया और अब इससे हम बोल रहे हैं कि अपना खुत्ते के बारे में बताओ, तो ये अपना ही खुत्ता मतलब अपना ही सिनॉप्सिस पढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें से कुछ अलग से पॉइंट सेट करो जो आपके खुत्ते में नहीं हैं। ठीक है, या कुछ ऐसी बातें करो या उसके अल्फाज चेंज करो या उसके वर्डिंग चेंज करो, वो क्या करोगे वो आप समझो, बट मैच नहीं होना चाहिए, वरना गलत इंप्रेशन चला जाएगा फ़ौरन। ठीक है, और उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा आपको इसबाब व इख्तियारिल मौज़ू बोलना है। असबाब व इख्तियारिल मौज़ू आप अच्छे से याद कर लें। ठीक, वो क्यों, इसलिए कि कभी पूछेंगे आपने टॉपिक क्यों चुना, तो उसमें भी वही बात आ जाएगी, या असबाब व इख्तियारिल मौज़ू बोलोगे तब भी वही होगी। तो कद्दिम खुत्ता तक आपको ओवरव्यू देना है कि मेरा खुत्ता ऐसा 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 है, मैंने इस वजह से इसको चुना है, मैं इसको इसमें ये करना चाहता हूँ, इसमें ये दिखाना चाहता हूँ, मैंने इसको तैयार करने के लिए इन किताबों का सहारा लिया है। तो उसमें बोले तो ऐसे जिस तरीके से आप खुत्ता लिखते हैं सारी चीज़ों को आपको बताना होगा, लेकिन अलग अलग शक्ल से बनाते हैं ना चैप्टराइजेशन, तो ऐसा नहीं बनाना कि मैंने पहला बाब कायम किया तो उसमें ये किया, ऐसा नहीं। बस इसमें बोलना कि मैंने अपना खुत्ता चुना है तो मैंने अपने खुत्ते में ये चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं और मैं इसमें ये करना चाहता हूँ और मैंने इन किताबों से सहारा लिया इसको तैयार करने के लिए, ये एनफ हो गया। ठीक है, असबाब व इख्तियारिल मौज़ू में काफ़ी लोग परेशान है कि मैं क्या बताऊँ। सिंपल है यार, देखो बोलो कि जिसमें आप लेना चाहते हो, जैसे मान लिया कि आप कंपैरेटिव स्टडी में कंफर्टेबल हो, तो बोलो कि जब भी मैं एमए में पढ़ता था या मैं शुरू से ही बचपन से मुझे शौक़ है किसी भी तहरीर को या किसी भी चीज़ को मुकाबलाती तौर पर, यानी दो ऐसे मिला के देखने का, तकाबुलाती मुताला करके देखने का, बोले तो कंपैरेटिव स्टडी करके देखने का मुझे पहले से शौक़ है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक ज़ुबान नहीं 2 ज़ुबानों के, ठीक है, नॉवेल्स को या किसी एक फ़न की शक्ल को मिलाया जाए ताकि देखा जाए कि इसमें कितनी बारीकियाँ उसमें कितनी बारीकियाँ हैं और दोनों ज़ुबान की फ़नी खूबियों और ख़ामियों को समझा जा सके। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मैं इस अपने मतलब रिसर्च के ज़रिए से ये फाइंड आउट या मैं ये रिज़ल्ट देना चाहता हूँ कि उर्दू में किस तरीके से नावल लिखी गई हैं और कैसे उसके जो ट्रेंड्स है वो चेंज हुए हैं, अरबी में कैसे चेंज हुए हैं, मैं कितना मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ। तो असबाब व इख्तियारिल मौज़ू यही होगा, जो आप लेना चाहते हो उसको आप बता सकते हो कि मैं इस वजह से लेना चाहता हूँ कि मैं देखूँ। मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया, अब जैसे मान लिया आप किसी ख़ास राइटर के बारे में हो तो बोल दो कि मतलब आई पर्सनली मैं उनको लाइक करता हूँ, उनका मतलब जो स्टाइल है राइटिंग का मुझे अच्छा लगता है, उनका उसलूब मुझे अच्छा लगता है, उन्होंने जो मतलब पॉइंट्स रखते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, मैंने उनके बारे में बहुत पहले से पढ़ा है, मैं उनको पढ़ता आया हूँ।
ठीक है। इस वजह से मैं उनके बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ और फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं उनको किस तरीके से फॉलो कर सकता हूँ, या हम जैसे तालिब इल्म जो मतलब अभी इब्तदाई मरहले में हैं उनको किस हद तक फॉलो कर सकते हैं। तो इस लिए असबाबुल ख़िताइल मौजू हो जाएगा, तो बहुत ईजी है, इस तरीके से बनाओ। बाकी अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कॉल सकते हो, एनी टाइम मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप आएँ, जेनू में आएँ और ज़िंदगी में तरक्की करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।